आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत ही हर्ष का विषय है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कितना आएगा ये भी कर रहे हैं फोन हिल गया तो जो वो यार मैं आ रहा हूँ। आज हम सभी एक आत्मनिर्भर शब्द पर बड़ा मंथन कर रहे हैं। आत्मनिर्भर शब्द को कई लोगों ने कहा कि इसको हम व्याख्यात करें। आज जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति से जोड़ करके हम आज इसके ऊपर चर्चा करें, एक मंथन करें। उसके नाते डॉक्टर रामशरण गौड़ जी ने मार्गदर्शन किया और आज हम आपके सामने इस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज जो हमारा पैनल है उसमें बहुत ही प्रखर वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हमारे साथ अनेक वक्ता होंगे। मैं अपने वक्ताओं का परिचय कराने के लिए मैं सुनीता बुग्गा जी से निवेदन करूंगा कि वह आज के हमारे प्रमुख वक्ता और अन्य वक्ताओं का परिचय दें। सभी को नमस्ते और इस आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। हमारे मध्य में आज प्रोफेसर जगदेव कुमार शर्मा जी रहेंगे, जो कि मानविकी विभाग श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में गत 22 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आप देश की विभिन्न संस्थाओं में हिंदी विषय विशेषज्ञ के रूप में नामित हैं और भाग लेते रहते हैं। शैक्षिक संस्थाओं की विभिन्न समितियों में सदस्य रूप में अपना योगदान भी दे रहे हैं। प्रोफेसर जगदेव शर्मा जी विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के साथ साथ अन्य प्रशासनिक समितियों में भी कार्यरत हैं। आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं एवं 2 ग्रंथों का आपने संपादन किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्माण किए गए लघु पारिभाषिक कोश और वृहत हिंदी कोश में भी लेखन कार्य किया है। विभिन्न साहित्यिक गोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं एवं विभिन्न पत्रिकाओं में आपके शोध पत्र प्रकाशित भी हो चुके हैं। इतनी प्रतिभाओं से सुसज्जित श्री प्रोफेसर जगदेव शर्मा जी से निवेदन है कि वे हमारा ज्ञानवर्धन करें। डॉक्टर हमारे अन्य दूसरे मुख्य वक्ता रहेंगे डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त, जो कि हिंदी के एक समर्पित महर्षि, रेलवे बोर्ड में निदेशक, राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उत्तरदायी डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक समर्पित जीवन रहा है। आपकी हिंदी के प्रति निष्ठा एवं समर्पण भाव ही आपको महर्षि की उपाधि के योग्य बनाती है। क्षेत्रीय राजभाषा समन्वय समितियों में रेलवे बोर्ड की ओर से प्रतिनिधि बनकर सम्मिलित होते रहे। संघ की राजभाषा नीति पर आपका विशद ज्ञान तथा हिंदी भाषा के प्रति आपका दृढ़ दृष्टिकोण अत्यंत प्रभावी है। आप एक प्रहरी की भांति संघ की राजभाषा के लिए सजगता पूर्वक एक वीर की भांति डटे रहे। हिंदी के ऐसे समर्पित सजग प्रहरी श्री महेश चंद्र जी गुप्त का इस संगोष्ठी में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महेश जी से मैं आग्रह करता हूं, आज आपको दोनों जिम्मेदारी संभालनी है। आपने सभी का स्वागत भी करना है और स्वागत के साथ साथ आपने
हमारा मार्गदर्शन करके हमारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना है। कारण क्या है कि आज दिनेश चंद्र त्यागी जी जो हमारे महामंत्री हैं, उनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ा गया है, जिसके कारण उन्होंने मुझे सूचित किया, निवेदन किया कि वह आज कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाएंगे। तो मैं महेश जी से, आदरणीय महेश जी से मैं अनुरोध करूं, 1 मिनट में सांस्कृतिक गौरव संस्थान के गौरव में कुछ क्षणों की चर्चा में जरूर करना चाहूंगा। सांस्कृतिक गौरव संस्थान अपने आप में एक वटवृक्ष की तरह है। सांस्कृतिक गौरव संस्थान जब प्रारंभ हुआ, महेश जी इसके प्रारंभ से जुड़े हुए हैं, और इसमें हमारे बीपी सिंघल जी जो हैं, इसके हमारे प्रमुख रहे हैं, और अनेक महानुभावों ने इसमें अपना समय दिया है। इस वट वृक्ष को सींच कर इस वृक्ष को वट वृक्ष तक बनाया है। तो मैं उस वट वृक्ष की एक मजबूत शाखा महेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वह सबके सभी का स्वागत भी करें और मार्गदर्शन भी करें। सांस्कृतिक गौरव संस्थान के राष्ट्रीय प्रधान ब्रिगेडियर जनरल राज बहादुर शर्मा जी, देश के विशिष्ट विद्वान डॉक्टर रामशरण गौड़ जी, भाई श्रीमान बहुत समाज सेवी श्री प्रवीण आर्य जी, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर, यानी भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता की ओर, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने यह गोष्ठी रखी है। इसके लिए आप सबको विशेष बधाई। सांस्कृतिक गौरव संस्थान का थोड़ा सा परिचय अवश्य देना चाहूँगा। यह संस्थान लगभग 23 वर्ष पहले दिल्ली में स्थापित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि भारत के नागरिकों के जो कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए हैं, उनके प्रचार और प्रसार और उनकी कार्यान्वयन के लिए यह संस्थान तभी से, यानी सन 1997 से ही निरंतर लगा हुआ है। देश की अनेक संस्थाओं में इस संस्थान के तरफ से अनेक गोष्ठियां हुई हैं, जिनमें इन कर्तव्यों के बारे में विवेचन हुआ है। कर्तव्यों में मुख्य रूप से 11 कर्तव्य हैं जो संविधान के अनुच्छेद 51 में दिए हैं, यानी संविधान के आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर किया जाना, ये इसमें एक प्रमुख हमारा कर्तव्य रहा है, जो सारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है। दूसरा, हमारे देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसको हम निरंतर बनाए रखें, इसके लिए भी सब नागरिकों को निरंतर अपना जीवन समर्पित करना आवश्यक है। देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहना। इसमें मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो इस विषय से संबंधित होगी, वो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संविधान ये कहना चाहता है कि भारत की कोई संस्कृति है, बड़ी प्राचीन है और वो सामाजिक है। सामाजिक का मतलब कुछ लोग इसको सामाजिक समझ लेते हैं, सामाजिक नहीं बल्कि सामासिक, यानी समाज से सामासिक बना, यानी जोड़ लेने वाली संस्कृति। जो कुछ भी विश्व में अच्छा है उसको अपने साथ लगा लेना, उसका विवेचन करना, उसको स्वीकार कर लेना, यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यह हमारा संविधान हमें बता रहा है। तो हमें क्या करना है कि वो गौरवशाली है। वो गौरवशाली इसलिए है कि यदि हम आज से 16 लाख वर्ष पीछे चलें, जब भगवान श्री रामचंद्र जी हुए, तो उन्होंने जो परंपराएं स्थापित की, वे हमारी भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान में यह जो कर्तव्य जोड़ा गया, हो सकता है भगवान श्री रामचंद्र जी और उनके कार्यों को ध्यान में रखकर यह अनुच्छेद या यह बिंदु जोड़ा गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो भारतीय संस्कृति, फिर प्रश्न ये हुआ कि भारतीय संस्कृति क्या है। तो सांस्कृतिक गौरव संस्थान ने इस भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसमें ये था कि उठो और राम राज्य की स्थापना करो। राम राज्य भारतीय संस्कृति का इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु है
कि महात्मा गांधी जी ने आधुनिक काल में राम राज्य के लिए निरंतर उसकी स्थापना के लिए, उसके प्रसार के लिए संघर्ष किया। वे निरंतर आवाज उठाते रहे देश भर में, बल्कि देश भर में ही नहीं, जहां जहां भी गए वहां वहां ये आवाज उठाते रहे कि भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र राम राज्य है, यानी सारी प्रजा सुखी रहे, प्रजा में समरसता रहे, सब लोग एक दूसरे के प्रति भ्रातृभाव रखें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, सब एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित हों। ये मुख्य बिंदु रहा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी इसके आदर्श हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में ये बिंदु जोड़ा गया। तो भारतीय संस्कृति के लिए सांस्कृतिक गौरव संस्थान निरंतर कार्यरत है। इसमें बड़ी विशेषता ये रही है कि संगठन देशव्यापी हो गया है। देश के अनेक स्थानों पर इसके कार्यकर्ता लगातार कार्य कर रहे हैं, लगातार इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसमें हमारे प्रधानों में मुख्य रूप से जो आज हैं वो तो ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। उन्होंने अपना सारा जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया, संघर्ष करते रहे और इस स्तर तक पहुंचे। बड़ी विशेष बात उनकी यही है कि उनके पुत्र भी श्री अशोक शर्मा भी ब्रिगेडियर पद से भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी पूरा परिवार देश की सेवा में थल सेना के माध्यम से लगा रहा है। ये उनकी विशेषता है। उसके बाद डॉक्टर रामशरण गौड़ को कौन नहीं जानता। डॉक्टर रामशरण गौड़ हमारे देश में भारतीय संस्कृति के उन नायक हैं। वे भारतीय संस्कृति के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। आजकल जो देश की एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी बोर्ड, दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड, उसके वो अध्यक्ष हैं और उसके माध्यम से अच्छी पुस्तकों को पुस्तकालयों में रखवाने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे इसमें सांस्कृतिक गौरव संस्थान ने अनेक पुस्तकें भी इस दृष्टि से प्रकाशित की हैं। जैसे पुस्तकों में अगर मैं उल्लेख करूं तो हमारे मूल कर्तव्य, एक हमारी पुस्तक है हमारे मूल कर्तव्य, जिस पर भारत सरकार ने विशेष सम्मान भी दिया है। भारत में सेकुलर राजनीति, हिंदुस्तान में मदरसे, गीता पदार्थ कोश, जो महात्मा गांधी जी की लिखी हुई पुस्तक है, वह भी हम लोगों ने प्रकाशित की है। समान सिविल संहिता, जिसकी आजकल बड़ी भारी मांग होती रहती है कि समान सिविलता देश में हो, जिससे देश में एकता का निर्माण हो, समरसता का निर्माण हो, जिससे देश में लोग भ्रातृभाव का निर्माण हो आपस में, एक वो पुस्तक भी हम लोगों ने प्रकाशित की है। तो अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनका संबंध देश की एकता से, समाज की समरसता से है। ऐसी पुस्तकें भी इस संस्थान ने प्रकाशित की हैं। इसके साथ साथ संस्थान की ओर से एक बड़ा विशेष कार्य हो रहा है। एक पत्रिका, द्वैमासिक पत्रिका गौरव घोष के नाम से निरंतर प्रकाशित हो रही है और उसके साथ साथ उस गौरव घोष पत्रिका के साथ साथ एक वेबसाइट भी है जिसका नाम हिंदुस्तान गौरव.org है। उस वेबसाइट का भी बड़ी विशेष महत्व है और उसको देखने वाले देश में लाखों लोग हैं जो उससे प्रेरणा ले रहे हैं। मुझे इतना कहना और है, थोड़ा सा और जानकारी देनी है कि संस्थान की आजीवन सदस्यता मात्र 1000 रुपए है, यानी आजीवन 1000 रुपये देकर कोई भी व्यक्ति संस्थान का आजीवन सदस्य बन सकता है। साथ साथ संस्थान को भारत सरकार की ओर से विदेशी योगदान विनियम अधिनियम में भी पंजीकृत किया हुआ है। विदेशों से भी संस्थान को दान प्राप्त किया जा सकता है और साथ साथ आयकर में आरसीजी की छूट भी प्राप्त है। तो इतना महत्वपूर्ण संस्थान, मैं समझता हूं देश में शायद ही कोई ऐसा संस्थान होगा जिसके उद्देश्यों में केवल नागरिक कर्तव्यों का प्रचार और प्रसार करना हो। साथ साथ मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि ऐसा संस्थान देश के लिए राष्ट्रीय संस्थान का महत्व रखता है, देश की सेवा में निरंतर जो लगा हुआ हो, जिसके सारे कार्यकर्ताओं का उद्देश्य एक ही हो कि भारत माता से कुछ मांगना नहीं बल्कि भारत माता को देना है। मैं थोड़ा सा विवेचन, यदि भाई प्रवीण आर्य जी अनुमति देंगे तो थोड़ा सा विवेचन भारतीय संस्कृति का भी करना चाहूंगा। तो भारतीय संस्कृति बड़ी प्राचीन है, ये तो सब स्वीकार करते हैं। विश्व भर में इस संस्कृति के अवशेष आज भी मिलते हैं, निरंतर मिल रहे हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, मिस्र हो, इंडोनेशिया हो, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया हो, विश्व के अनेक देशों में, यहाँ तक कि अरब देशों में भी भारतीय संस्कृति की गुणगान होते हैं, भारतीय संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। अरब देशों में ऐसी कविताएं लिखी गई हैं जो 2000 वर्ष पहले लिखी गई हैं, कुछ उसके बाद भी लिखी गई हैं। उन कविताओं में सम्राट विक्रमादित्य का गुणगान किया गया है। उन्होंने ये उल्लेख किया है कि वह ऐसा सम्राट था जिसने हमें जीवन जीना सिखाया, जिसने हमें जीवन मूल्य सिखाए, जिसने हमें अपने बड़ों का आदर करना सिखाया,
जिसने हमें अपनी संस्कृति के प्रति आदर भाव रखना सिखाया, जिसने सारे विश्व के प्रति सम्मान करना सिखाया, ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति रही है जिसका विश्व में गुणगान होता रहा है। यह बात तो 2000-2500 वर्ष पुरानी हो गई सम्राट विक्रमादित्य की, किंतु जब मैं उल्लेख कर रहा हूँ 16 लाख वर्ष पुराना उल्लेख कर रहा हूँ, तो 16 लाख वर्ष पुराने उल्लेख में भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन ने हमारे सारे जीवनों को प्रेरित किया है। सारा संसार उनसे प्रेरणा प्राप्त करता है। राम नाम का उल्लेख दुनिया के अनेक देशों में होता है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का अर्थ यह हुआ कि वह संस्कृति जो विश्व की संस्कृति है, जो विश्व को जोड़कर चलती है, जो विश्व में भ्रातृभाव का प्रसार करती है, जो विश्व के लोगों को ये बताती है कि माँ का सम्मान कैसे करना, पिता का सम्मान कैसे करना, पड़ोसी का सम्मान कैसे करना, उसके साथ साथ में उसके साथ साथ विश्व के अन्य देशों के लोगों के प्रति कैसा सम्मान रखना, उनको कैसे आगे बढ़ाना, कैसे उनके जीवन को उच्च दिशा में ले जाना, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। समरसता, सबके प्रति समान भाव, सबके प्रति भ्रातृभाव रखना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। जैसा रामचंद्र जी ने रावण की मृत्यु के बाद भी सम्मान पूर्वक उनके शरीर का संस्कार कराया। महात्मा गांधी जी ने बड़ी प्रशंसा की है। ईशावास्य उपनिषद में जो पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतः मां गृधः कस्य विद्धनम। ये मूल मंत्र है भारतीय संस्कृति का कि सारे विश्व जो है उसमें ईश्वर का प्रसार है। ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर है, जो कुछ भी है वो सब ईश्वर है। यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगती में जो भी कुछ है वो ईश्वर ही है। ईश्वर उन सब में फैला हुआ है, उन सब के भीतर ईश्वर है और उस ईश्वर के भीतर सब कुछ है। यत्किंच जगत्याम जगत तेने त्यक्तेन भुंजीतः। तो हम क्या करें, तो प्राणी मात्र क्या करे, तो मनुष्य मात्र क्या करे। उसने भगवान ने ये कहा है, उस ईशोपनिषद ने हमें ये मंत्र दिया है कि आप भोग कीजिए, भोग अवश्य कीजिए, लेकिन त्याग भाव से भोग कीजिए। ये सब मेरा नहीं है, ये किसी दूसरे ने मुझे दिया है, ये मुझे भगवान ने दिया है, उसकी कृपा से मुझे मिला है। तेने त्यक्तेन भुंजीतः मां गृधः कस्य विद्धनम। किसी दूसरे के धन की ओर विद्र दृष्टि मत रखिए। कितनी ऊंची भावना है। भारतीय संस्कृति के मंत्र में ये मूल मंत्र हमें लेकर चलना चाहिए, यानी किसी दूसरे के धन की तरफ से, किसी दूसरे की संपत्ति की ओर से विद्र दृष्टि न रखें। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे देश की भूमि पर हमारे एक पड़ोसी देश निरंतर विद्र दृष्टि रखा हुआ है। वो कोशिश ये करता है कि हम आगे बढ़ते जाएं, इनकी भूमि को हड़पते जाएं। तो हड़प के कहाँ जाएगा, भूमि को कहाँ लेके जाएगा? प्रश्न ये है कि क्या करेगा, कुछ समय बाद अपना आप नष्ट हो जाएगा। तो भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र यही है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कई बार कहा है कि हम दूसरे की संपत्ति, दूसरे की संपदा, दूसरे की भूमि को हड़पना नहीं चाहते, लेकिन हमारी अगर तरफ से कोई देखने की कोशिश करेगा, हमारी भूमि को, हमारी संपत्ति को कोई हड़पने की कोशिश करेगा, तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये भारतीय संस्कृति का मंत्र है। भारतीय संस्कृति विश्वव्यापी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृति है। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, विश्व को ध्यान में रखकर करते हैं। विश्व को हर प्रकार से सुख मिले, ये हमारी भावना सदा बनी रहती है। हमें सुख मिले कि दूसरे को सुख नहीं मिले, हम जीते रहें, दूसरे मार दिए जाएं, दूसरों को नष्ट कर दिया जाए, ये हमारी भावना कभी नहीं रही। बड़ी महत्व की बात है कि भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति के हम उपासक भी हैं और साथ साथ उसके अनुयायी भी हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सारे विश्व में इस संस्कृति का प्रसार हो। अब आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके साथ आत्मनिर्भरता का मंत्र और जोड़ दिया, आत्मनिर्भर भारत। तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर बनने का मतलब यही है, जिस प्रकार महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हर गांव निर्भर हो, हर गांव में सब चीजें सुलभ हों। ऐसा होता था पहले भी। वहाँ अनाज पैदा हो रहा है, वहीं पर दाल पैदा हो रही है, वहीं पर सब्जी पैदा हो रही है, वहीं पर हमारे साथ साथ में उनको जल मिल रहा है, वहीं पर उनको अग्नि मिल रही है। तो सारी चीजें वहीं पर सुलभ होती रही हैं। और वहीं पर गोबर मिल रहा है, तो वहीं पर गोबर के माध्यम से गोबर गैस बनाई जा सकती है। वहीं पर मूत्र मिल रहा है, तो गोमूत्र के माध्यम से दवाइयां बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार से आत्मनिर्भर हमारे गांव रहे हैं। और यह आत्मनिर्भरता हमारे सबके जीवन में आती चली जाए तो कैसे आए? ऐसे आए कि हमारे देश में जो भी आज कमियां हैं, जो हमारे पास जो वस्तुएं हम उत्पादन नहीं कर सकते, जिन पदार्थों को हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम अपने देश में, अपने गांव तक, स्तर तक ले जाकर वहां उनका उत्पादन करें,
उससे देश में आत्मनिर्भरता बढ़ती जाएगी। हमारे देश के लोग अपने आप को समझेंगे कि हम सब कुछ हमारे पास में है, हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। जिस प्रकार एक घर में सब लोग अलग अलग प्रकार के काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के काम करके अलग अलग की चीजें उत्पन्न करते हैं। कोई वस्त्र के कारखाने में लगा हुआ है, तो कोई गेहूं में किसान के जो कारखाना है जहां आटा पिस रहा है कोई वहां लगा हुआ है, तो किसी दूसरी जगह लगा हुआ है। तो एक परिवार के लोग अगर 4 जगह लगे हों तो 4 प्रकार की चीजें उत्पादित करते हैं। उसी प्रकार हमारे देश में हमारे सब लोगों को अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देश के लिए पैदा करनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हर समय हमारी भावना यह है कि मेरा देश आत्मनिर्भर बने, मेरे सारे लोग आत्मनिर्भर बने, मेरा परिवार ही नहीं बल्कि मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा देश, मेरा जिला, मेरा प्रांत, ये सब आत्मनिर्भर बनते चले जाएं और देश एक दिन भारी उन्नति की तरफ बढ़ जाए। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू आज जो हमारे सामने प्रकट हुआ है वो है आत्मनिर्भरता की ओर। तो हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते जाएं, ये बड़े महत्व की बात है। मैं श्री जगदेव कुमार शर्मा जी का अभिनंदन करना, स्वागत करना भूल गया था। मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों, हम अपने कर्तव्यों को भारत माता के प्रति समर्पित करें। हम ये मान के चलें कि मुझे भारत माता से कुछ नहीं लेना है, मुझे भारत माता को देना है, भारत माता देने वाली है, मैं भारत माता को दूंगा और भारत माता मेरी रक्षा करेगी, मेरे जीवन में सुंदरता लाएगी। ये भावना हमें रखनी पड़ेगी। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने देश को उत्पादन की दृष्टि से निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएं। हमें कहीं से विदेशों से जो सामान मंगाना पड़ता है वो हमें मंगाना न पड़े, हम निरंतर विदेशों को अपनी ओर से सामान भेजते जाएं, क्योंकि भगवान ने भारत को ऐसा देश बनाया है जहाँ क्या नहीं है। प्रश्न ये है हमारे सामने, जहाँ क्या नहीं है। हमारे यहाँ तेल भी पैदा होता है, लेकिन तेल पैदा होने के लिए हमें और भारी प्रयत्न करने पड़ेंगे, अपनी धरती खोजनी पड़ेगी। हमारे राजस्थान में तेल पैदा हो सकता है। ये सारी बातें हमें सोचकर आगे बढ़ना होगा। इससे हम ये महसूस करते हैं कि भारतीय संस्कृति आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है हमें। बल्कि भारतीय संस्कृति ने तो हमें सिखा रखा है कि पेड़ भी हमारा है, हमारा पीपल का पेड़ भी हमारा है, वट का पेड़ भी हमारा है, तुलसी का पेड़ भी हमारा है, ये सारे हमारे हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता में। और ये सारे पेड़ हमें औषधियां देते हैं, सारे पेड़ औषधियां देने वाले हैं, सारे पेड़ हमारे जीवन में सौंदर्य लाने वाले हैं। तो पेड़ों के साथ साथ नदियों के बारे में हम ध्यान रखते हैं, नदियां खराब न हो। हमें बचपन से बताया जाता था कि यदि आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो पहले बाहर अपने आप को शौच आदि बाहर कर लीजिए, तब फिर अंदर जाइए, जिससे किसी प्रकार से भी हमारी नदी प्रदूषित न हो। तो ये सारी चीजें हमें भारतीय संस्कृति ने सिखाई हैं। तो हम नदियों का सम्मान करते हैं, हम नदियों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, हम नदियों को उनसे हम जीवन प्राप्त करते हैं और उनकी रक्षा भी करने की भावना रखते हैं। उसी प्रकार वृक्षों के बारे में, तो नदियों के बारे में, उसी प्रकार हमारे सारे प्राणियों के बारे में, कौवे को ग्रास देना, उसके बाद चींटियों को ग्रास देना, ये सारे हमारे जीवन में सम्मिलित हैं। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। सब जिए, हम भी जिए, सब जिए, हम भी जिए। विश्व को हमारे से, हमारी इस पृथ्वी से सब कुछ प्राप्त हो, ये हम भावना से काम करते हैं। हम सब कुछ अपने आप खा लें, हम सब कुछ अपने आप समेट लें, ये भारतीय संस्कृति का नहीं है और ये आत्मनिर्भरता का मंत्र भी नहीं है। तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हुए कि उन्होंने इस प्रकार का मंत्र हमें दिया है, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। ये विषय आपने रखा है और सांस्कृतिक गौरव संस्थान को की तरफ से ये जो विषय आपने रखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और सांस्कृतिक गौरव संस्थान के जो हमारे यहाँ प्रधान जी भी हैं, वे भी अपनी ओर से जो हमें मंत्र देंगे वो बहुत विशेष होगा, क्योंकि उनका अनुभव जीवन का बहुत बड़ा है। उन्होंने सारे देश में रक्षा क्षेत्र में निरंतर संघर्ष किया है। मैंने जैसा पहले निवेदन किया कि उनके पुत्र भी ब्रिगेडियर रहे हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है। तो ऐसे बीच में हमारे महापुरुष भी हैं, वो भी हमें अपने जीवन के अनुभव बताएंगे और इस विषय का विवेचन करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करते हुए और अपने जो यहाँ इस समय गोष्ठी में भाई प्रवीण आर्य जी सहित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सबने इस गोष्ठी का आयोजन किया। और साथ साथ दूरदर्शन के जो हमारे चैनल हैं, जो इसको हमारे प्रसारित करने वाले हैं या प्रसारित कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। जय हिंद। बहुत बहुत आपका आभार महेश जी, आपका हमें मार्गदर्शन मिला और आज का कार्यक्रम बहुत ही सफल और स्वस्थ हमारा प्रारंभ हुआ।
हमारे आज के प्रमुख वक्ता है, उनका नाम होता है प्रोफेसर जगदेव शर्मा जी, जिनका विस्तृत परिचय सुनीता बुग्गा जी दे चुकी हैं। और मैं बड़े ही आदर के साथ, कुछ टेक्निकल दिक्कत भी आई जगदेव जी को, तो मैं जगदेव जी से आदर पूर्वक आग्रह करता हूं कि वह आज के मुख्य विषय पर अपना व्याख्यान हमें प्रदान करने की कृपा करें। जगदेव शर्मा जी। भाई प्रवीण जी, भारतीय सांस्कृतिक गौरव संस्थान नई दिल्ली के तत्वाधान में भारतीय संस्कृति आत्मनिर्भरता की ओर विषय पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा जी, श्रद्धेय डॉक्टर रामशरण गौड़ जी, अध्यक्ष इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती, सम्माननीय डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त जी, मुख्य परामर्शदाता भारतीय सांस्कृतिक गौरव संस्थान, और वक्ता के रूप में उपस्थित ज्ञानवृद्ध श्री दिनेश चंद्र त्यागी जी, राष्ट्रीय महामंत्री मीडिया प्रमोटर विकास भानुशाली जी, और इस संगोष्ठी के संयोजक एवं बंधु भगिनी, आपने इस तात्कालिक और अत्यंत ज्वलंत विषय पर आज इस संगोष्ठी का आयोजन किया। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, आपके इस आयोजन के लिए जो है अत्यंत बधाई देता हूं। मैं अभी डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त जी के विचार सुनने को मिले, मैं थोड़ा विलंब से जुड़ पाया, कुछ तकनीकी रूप से दिक्कत होने से जो है जुड़ने में विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पूर्व दो बातें कहना चाहता हूं कि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो वह विषय मुझे लगता है कि आज की परिस्थितियों में, आज के संदर्भ में, आज के परिदृश्य में उसका अत्यंत महत्व है। लेकिन हम भारतवासियों के लिए शायद आत्मनिर्भरता की बात करना उस रूप में मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि यदि हम प्राचीन काल से भारत के इतिहास को देखें और भारतीय संस्कृति को देखें तो हमारे यहाँ तो आत्मनिर्भरता का दौर एक लंबे समय से रहा है। जब गांव में भारत बसता था और गांव में मतलब भारत का अधिकांश हिस्सा गांव में था, तो वहां गांव पूर्णतः स्वावलंबी थे। जैसा कि महात्मा गांधी की पुस्तक स्वराज हिंद में भी उन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया है कि गांव यदि स्वावलंबी होंगे तो निश्चित रूप से जो है देश भी अत्यंत जो है मजबूत होगा, उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी, उसका विकास भी तेजी से होगा। मित्रों, मैं आत्मनिर्भरता पर अपने विचार रखते हुए और उसके पूर्व थोड़ी सी चर्चा संस्कृति के बारे में भी जरूर करेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति अत्यंत व्यापक है और भारतीय संस्कृति सबको समाहित करने वाली है, समावेशी है, सबको एक साथ लेकर चलने वाली है, सबको एक साथ जोड़ने वाली है। और जब इस तरह की संस्कृति भारतीय संस्कृति है तो निश्चित रूप से वह ग्राह्य है। भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन और व्यापक है। संस्कृति में मनुष्य के आचार विचार, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज जैसे तत्वों पर विचार करते हैं, या यूं कहें कि संस्कृति किसी समाज के तौर तरीकों को देखने का माध्यम है। वेशभूषा भी किसी देश की संस्कृति की पहचान होती है। मित्रों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए संस्कृति के बारे में लिखा है और वो सवाल करते हैं, संस्कृति है क्या? शब्दकोश उलटने पर इसकी अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं, उनसे अपने आप को परिचित कराना संस्कृति है। एक दूसरी परिभाषा में संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न व्यवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है। इस आधार पर कहें तो संस्कृति एक बुनियादी वस्तु है। संस्कृति से ही विशिष्ट व्यक्तित्व का निर्माण होता है। निश्चित तौर पर संस्कृति के बारे में यह कहना उचित होगा कि प्रत्येक राष्ट्र ने इस संबंध में अपने कुछ विचार बिंदु अथवा गुण निर्धारित कर लिए हैं। और भारतीय संस्कृति, जैसा कि हम देखते हैं कि यदि हम भारत की परिकल्पना करें तो हिमालय से लेकर और कन्याकुमारी तक जो है भारत की परिकल्पना करते हैं। और भारत के बारे में एक और बात हम
हमारे यहाँ कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि भारत में जो नदी, नाले, पठार, पर्वत, जितना समुद्र, वो सब जो है कहीं ना कहीं जो है इन सब से मिलकर जो है एक भारत की जंगल है या वन उपवन है, उन सब से मिलकर जो है भारत बनता है। निसंदेह भारतीय संस्कृति सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के भावों से ओतप्रोत है। मित्रों, यहाँ सबके हित साधन की चिंता की जाती है। ऐसी संस्कृति कि जिसमें सबकी चिंता की जाती है, तो वह संस्कृति निश्चित रूप से अत्यंत व्यापक है, विशाल है। और भारतीय संस्कृति की पहचान को बताने वाले, दर्शाने वाले कुछ बिंदु, कुछ पहलुओं पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। हमारी संस्कृति को उजागर करने वाले कुछ ध्येय वाक्य किसी ना किसी रूप में अवश्य सुनने को मिलते हैं। जैसे कई बार जब हम अपनी बात कहते हैं तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः आदि में निहित भाव भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं। जब हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो उसमें संपूर्ण धरती को एक परिवार के रूप में देखते हैं। अतः सारी सृष्टि रचना एक परिवार है, प्रत्येक जीव इस परिवार का हिस्सा है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी मात्र को साथ लेकर या सबका सहयोग लेकर या सबकी हित चिंता करके आगे बढ़ा जाता है। प्रत्येक जीव इस परिवार का हिस्सा है। इस सबके कल्याण का भाव हमारे यहाँ प्रत्येक कार्य में देखा जा सकता है। हमारे ऋषियों, मुनियों एवं संतों ने सदैव संपूर्ण प्राणी मात्र की रक्षा की बात कही है। सद्भावना का भाव प्रत्येक क्रिया में दिखाई देता है। संत कबीरदास कहते हैं, ईश्वर के दो जीव हैं, कीरी कुंजर दो, अर्थात यहाँ लघु और भीमकाय दोनों ही जीवों के वर्णन में उन्होंने समानता और समरसता का संदेश दिया है। समरसता तो भारतीय संस्कृति का मूल है। हम समान न भी हों, लेकिन हम समरस जरूर हो सकते हैं। जीव भले ही छोटा हो या बड़ा हो, किंतु सभी ईश्वर की सृष्टि का अंग है या उसकी दृष्टि में सब महत्वपूर्ण है। और दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास, जो अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं और भारतीय जनमानस में अत्यंत उनकी ग्राह्यता है, वो कहते हैं कि नारायण का वो व्यक्ति को नारायण का प्रतिरूप मानते हैं। तुलसी या संसार में सबसो मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो हमेशा कहते हैं कि भाई इस संसार में सबसे मिलते रहना चाहिए, न जाने किस प्राणी में जो है नारायण के हमें दर्शन हो जाए जो है, या हमें नारायण या ईश्वर मिल जाए, वही हमारा उद्धारक हो सकता है। अतः भारतीय संस्कृति में सब प्राणियों की सत्ता का ध्यान रखा गया है। मित्रों, सभी प्राणी अपने अपने ढंग से महत्वपूर्ण और मानव के लिए उपयोगी हैं। इसी आधार पर भारतीय जनमानस में सभी को उपयुक्त सम्मान दिया गया है। जब भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता की बात की जाती है तो उसमें एक विशेष अर्थ प्रतिध्वनित होता है। भारतीय संस्कृति तो सदैव से ही स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भरता से पूर्ण है। हम भारतीय संस्कृति और समाज की संरचना को ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ आदिकाल से ही समाज आत्मनिर्भर रहा है। हमारे समाज की जो संरचना की गई है वो इस प्रकार से है कि उस समाज की जरूरतें समाज में रहकर ही पूर्ण हो जाती हैं। गांव का ताना बाना, वहां रहने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय, उद्योग एक दूसरे के लिए आवश्यक ही नहीं, उपयोगी भी रहे हैं। यदि हम गांव के उस ताने बाने को देखें तो गांव की जरूरतें गांव में ही पूरी हो जाती थी। किसान जो है अन्न पैदा करता था, अन्नदाता कहलाता था। तो उसी प्रकार से कुम्हार जो है बर्तन बनाता था। तो सभी के कार्य जो है अलग अलग उसमें बटे हुए थे, तो उनकी पूर्ति जो है उसी रूप में हो जाती थी। सभी जो है लोग, किसान जो है जिससे जो चीज लेता था उसके बदले में अन्न उसके बदले में दिया जाता था। हम भारतवर्ष के लोग लंबे समय तक किसी न किसी रूप में शासन के कारण कुछ परिवर्तन होते रहे, या कहें कि कुछ मजबूर होकर परिवर्तन के चक्कर में पड़े रहे। 10वीं शताब्दी के पश्चात मुस्लिम आक्रमण, लूटपाट, फिर मुगल सल्तनत का उदय, तत्पश्चात मुगलों की भोगविलासिता से उपजी स्थिति के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा अंग्रेजों के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण होना। इस पराधीनता के दौर में अंग्रेजों ने भारतीय संस्कृति एवं कार्य व्यापार की संस्कृति को न केवल कुचला अपितु पूर्णतः नष्ट करने का संपूर्ण प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवासियों की दिशा और दशा दोनों बदल गई। हम धीरे धीरे
जब एक जमाना था कि गांव में जुलाहा वस्त्र बुनता था, कपास पैदा होती थी, तो उसके बाद जो उसी वस्त्र को जो है पहना जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे अंग्रेजों का शासन आगे बढ़ा, तो अंग्रेजों ने उस हाथ से बुने हुए वस्त्रों के स्थान पर सुंदर मैनचेस्टर की मिलों में तैयार वस्त्रों को धारण करने की ओर भारतीयों को प्रेरित किया। मैं इन सब के लिए जो हमारी इस प्रकार की ये गति हुई, उसके लिए राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में यदि कहना चाहूँ, भारत भारती में उन्होंने जो है अत्यंत सुंदर ढंग से भारत के गौरवपूर्ण अतीत के बारे में भी, उसके वर्तमान के बारे में, भविष्य के बारे में उन्होंने कहा है। और भारत की कहीं जो उन्हें लगा कि जो है हम अपने रास्ते से भटक गए हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने लिखा। और अत्यंत चर्चित और प्रसिद्ध कृति है उनकी भारत भारती। अब रख नहीं सकते स्वयं हम लाज भी अपनी, अहो रखते विदेशी वस्त्र उसको, सब वह हैं हम क्यों न हो, करती अपेक्षा आप अपनी पूर्ण जो जितनी, जहां वह जाति उतनी ही समुन्नति प्राप्त करती है वहां। अतः हम धीरे धीरे कृषि और व्यापार दोनों में ही पिछड़ते चले गए, हम दूसरे पर आश्रित होते चले गए, हमारे वस्त्र भाषा आदि भी विदेशी रंग में रंगते चले गए। क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन हुआ तो मित्रों हमारी भाषा भी, और जिस भाषा, उस भाषा को आज तक हम झेल रहे हैं। आज तक यदि हम देखें तो हम अपनी निज भाषा जो है उसको हम एक उन्नत, या उसे कहें कि उसको एक स्थापित नहीं कर पाए हैं आज भी जो है, या उसमें कहीं ना कहीं कुछ बाधाएं आती रहती हैं। मानो अपनी मौलिकता को छोड़कर कृत्रिमता पर निर्भर हो गए। किंतु आज क्यों आत्मनिर्भर होने की बात शुरू हुई है? ये जो आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने शुरू की है, निश्चित रूप से वह फिर से एक जागरण का काम है, फिर से जो है भारतीयों को जो है जगाकर और अपने उस कार्य में, उस उद्देश्य की पूर्ति में लगाने का काम है, जो आज अत्यंत जो है प्रासंगिक है। इसका स्पष्ट और सीधा उत्तर है कि हम अपनी जरूरतों की छोटी छोटी वस्तुएं भी कब तक विदेश से मंगाते रहेंगे, जबकि हमारे देश में सबसे अधिक पढ़ा लिखा प्रतिभावान युवा है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय जनमानस से अपना उत्पादन बढ़ाने और कार्य क्षेत्र के विस्तार करने और कार्य क्षमता को बढ़ाने का आह्वान किया। शायद फिर से जागरूक होकर अपने उद्देश्य पूर्ति की ओर संकेत किया है। एक बात और मित्रों, कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं, कई बार जब हम संकट में होते हैं, पिछले 8 महीनों से, या कहें कि जो है लगभग 10 महीनों से, 9-10 महीने से जो है पूरी दुनिया कहीं ना कहीं कोरोना महामारी की चपेट में या कोरोना महामारी के भय में जी रही है। तो उसी में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है हम भारतवासियों ने भी जो है एक जरूरत मानकर, आवश्यकता मानकर, मजबूरी मानकर जो है हमने उनका उत्पादन शुरू कर दिया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। एक बड़ी अच्छी बात है। शायद फिर से जागरूक होकर अपने उद्देश्य पूर्ति की ओर संकेत किया है। जागृति की बात बार बार दोहराई जाती रही है हमारी संस्कृति में, जागने की बात बार बार। यदि आप विवेकानंद को देखें, विवेकानंद को पढ़ें, तो वह भी जो उत्तिष्ठम् जागर्तम् की बात करते हैं। यजुर्वेद के सूक्त वयम राष्ट्रे जागरियाम में भी राष्ट्र के कल्याण हेतु जागने के लिए कहा गया है। इन 3 शब्दों में राष्ट्र में निवास करने वालों के जागने का आह्वान किया गया है। जागरूक होना, प्रबुद्ध होना ही पर्याप्त नहीं, अपितु अपने उद्देश्य की पूर्ति करना भी आवश्यक है। नहीं तो हम जाग गए, केवल जागने से काम चलने वाला नहीं है, अपितु हमें सजग रहकर अपने मार्ग या अपने उद्देश्य पर भी आगे बढ़ना होगा। आज जब हम वर्तमान परिदृश्य में देश के कृषि, व्यापार, खाद्यान्न, शिक्षा, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि आदि क्षेत्र में दृष्टिपात करते हैं, तो हम सनई सनई उन्नति और प्रगति की राह पर अग्रसर हैं। यदि कृषि के क्षेत्र में उपलब्धियों की बात की जाए तो देश स्वतंत्रता से पूर्व और भारत में पर्याप्त बदलाव हुआ है। यदि हम जो है कृषि के क्षेत्र की बात करें, खाद्यान्न की बात करें, उसके उत्पादन की बात करें, उसके उगाने की बात करें, तो जहां हम देश आजादी से पूर्व हमारी स्थिति थी, आज हम कई गुना उससे बेहतर स्थिति में है। और आज तो हम कई जो है भोज्य पदार्थों का विदेशों में भी निर्यात करते हैं। आज मित्रों कृषि मशीनों पर आधारित होकर तीव्र गति से आगे बढ़ी है। आज कृषि में जो है अनेक संसाधन आ गए, कृषि मशीनें आ गई, ट्रैक्टर आ गया, तो उन सब से जो है उत्पादन भी 2 गुना, 3 गुना, कई गुना बढ़ा है, जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत की स्थिति सुधरी है। और हम न केवल आत्मनिर्भर हुए हैं, अपितु कई खाद्य वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। देश के पढ़े लिखे युवाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होने के लिए रोजगार संबंधी शिक्षा की व्यवस्था
की जा रही है। आज हम देखते हैं तो शिक्षा भी जो है रोजगारोन्मुख बनाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है, और इसका एक जीवंत उदाहरण और अभी एकदम वर्तमान में ही आप सब ने जो है अखबार के माध्यम से, टीवी पर आप सब ने जो है देखा कि हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लिखित प्रावधान महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये भले ही 34 वर्ष बाद जो है शिक्षा नीति आई, लेकिन इस शिक्षा नीति में आप देखेंगे तो सबके विकास की बात, सबको आगे बढ़ने के अवसर, सबको जो है मानवीय ढंग से जो है कार्य करने का अवसर प्रदान करने की बात की गई है। शिक्षा नीति में मानवीयता, मनुष्य से जुड़े सभी पक्षों को अपनाने और भविष्य में लागू करने पर बल दिया गया है। आज उसमें भारतीय भाषाओं के उत्थान की भी बात की जा रही है। कहीं ना कहीं जब भारतीय भाषाओं का उत्थान होगा, हमें भारतीय भाषाओं में शिक्षा मिलेगी, हमें निज भाषा में शिक्षा मिलेगी, तो निश्चित रूप से हम उसमें अपनी बात को अच्छे से कह पाएंगे। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो आज बहुत सारे हथियारों और उपकरणों का निर्माण कार्य DRDO देश की एक बड़ी संस्था है, उसके संरक्षण, उसकी देखरेख में हो रहा है। आप सब देख रहे हैं कि ढेर सारे जो है जो हथियार हम विदेश से आयात करते थे, अब उनका आयात प्रतिशत कम होता जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी भारतीय प्रतिभाएं नित्य नए प्रयोग करके, अभी हाल ही में चीन के जो हमारे यहाँ सूचना टेक्निक को लेकर जो है कई सारे ऐप का हम प्रयोग करते थे, वो सब धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है। उसको हमने बंद कर दिया है, उसको हमने जो है पूर्णतः हटा दिया है। तो उसके स्थान पर अब युवाओं के द्वारा जो है नए नए ऐप जो है बनाए जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए हम प्रयासरत हैं और सतत प्रयासरत हैं। ऑटोमोबाइल की बात करें हम, अर्थात यातायात के क्षेत्र में उपयोगी उपकरण, कलपुर्जे देश में बनाने की बात की जा रही है। आज बहुत सारी गाड़ियों के, बहुत सारी लग्जरी कारों के पुर्जे विदेश से हम मंगाते थे, आज उनको देश में ही तैयार किया जा रहा है, जिससे वाहन जो है लोगों को सस्ते में उपलब्ध हो पाएंगे। आज रेल से जुड़े सभी सामान, एक रैपिड रेल जो मेरठ तक, दिल्ली से मेरठ तक जो है चलने वाली है, उसका कार्य भी, उसका निर्माण भी भारत में ही हो रहा है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है। इसलिए हम देखते हैं कि मशीनरी को तैयार करने में भी हम आत्मनिर्भरता बढ़ी है हमारी। और आज एक महत्वपूर्ण और बात जो है मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मित्रों, जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो औषधि जो जीवन को बचाने के लिए है या जीवन देने के लिए है या मनुष्य को बीमारी से जो है दूर करने के लिए है, तो उस औषधि के क्षेत्र में भी, दवा के क्षेत्र में भी विनिर्माण कार्य तेजी से बढ़ा है। आज यदि हम दुनिया के देशों में अपनी स्थिति देखें तो आज हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं, और मुझे लगता है कि प्रथम 2-3 देशों में हम भारतवासी हैं। अभी पिछले दिनों जो है कि प्रसन्नता का विषय की दवाइयों के क्षेत्र में भारत दुनिया के प्रमुख देशों में निर्माण और निर्यात करने में अग्रणी है। कोरोना महामारी के काल में भारत हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी दवा का सबसे बड़ा उत्पादक ही नहीं, निर्यातक भी है। मित्रों, एक बात मैंने की थी कि भारतीय संस्कृति में मानवता या मानवीयता या सबके हित की बात, सबके कल्याण की बात, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, तो उस भाव से भी हमने उस दवाओं को मुफ्त में जो है निर्यात किया है, अर्थात उनको जो है हमने बाहर भेजा है और पड़ोसी देशों में भी जो है उसको भेजा गया है। दवा कारोबार भारत का महत्वपूर्ण कारोबार है, जिसमें एक मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की गूंज भारतवर्ष के उत्थान और उन्नति में सर्वत्र सुनाई पड़ती है। मित्रों, भारतवर्ष के लोग उसी विचार को लेकर आगे बढ़े हैं जिसमें दूसरों के कल्याण का भाव निहित रहता है। हम उत्पादन अधिक से अधिक करें, किंतु उपभोग में संयम बरतें। हम भोगवादी पश्चिमी सभ्यता के समर्थक नहीं रहे हैं। मित्रों, भारतीय संस्कृति में व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़ते हैं। हम व्यक्ति प्रमुख नहीं, हमारे यहाँ समाज प्रमुख है, अर्थात मैं से हम की यात्रा प्रमुख है। सृष्टि और परमेष्टि की एकात्मकता पर बल देते हैं। निश्चित रूप से उत्पादन एवं उद्योग करते हुए उसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समुन्नयन का पूर्ण ध्यान रहना चाहिए। इससे मानवता का सही सही उत्थान और हित पूर्ण हो पाएगा। उन्नति के केंद्र में मानवीयता का भाव सदैव रहना चाहिए। एक बात और मित्रों, आज हम आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत हैं। कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भी हुए हैं, तो कई क्षेत्रों में यह लक्ष्य हासिल करना है। हमारी संस्कृति, हमारी ज्ञान परंपरा में सबको साथ लेकर चलने और जोड़ने का उत्कृष्ट भाव समाहित है। संगतत्वम, संवद्धवम,
शायद इसीलिए आज भी इकबाल का उतराना, उसकी पंक्ति, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी का भाव सर्वत्र देखा जा सकता है। दुनिया की संस्कृति जो है मिट गई, लेकिन जो है आज भी भारत की संस्कृति में कुछ ऐसा खास है कि उसकी हस्ती मिटती नहीं। उसको मिटाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन वह मिटती नहीं है। मित्रों, हम भारतवासी अपनी आवश्यकता के सामान को अपने देश में ही बनाने लगे तो यह हमारे स्वाभिमान को जागृत करने में भी सहायक होगा। निश्चित रूप से जिसको अपने अपने निज के गौरव पर या देश के गौरव पर अभिमान ना हो, तो वह निश्चित रूप से जो है वह व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पशु के समान या मृतक के समान है। साथ ही गांवों में रहने वाले और ग्राम स्वराज की अवधारणा मजबूत होगी तथा फिर हमारे ग्राम स्वावलंबी अथवा आत्मनिर्भर बन पाएंगे। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलने से लघु अथवा कुटीर उद्योगों का ताना बाना मजबूत होगा। इससे देश मजबूत होगा और शहरों की ओर पलायन भी कम होगा। जब गांव की जरूरतें गांव में ही पूरी होने लगेंगी और गांव के द्वारा बनाई गई चीजें या स्थानीय आधार पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो है लोग शहर की ओर पलायन नहीं करेंगे। अतः लोकल वस्तुओं को, हुनर को महत्व देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री का यह वाक्य है कि लोकल वस्तुओं को बढ़ाना है, अर्थात उनको हमें आगे बढ़ाना है, उनको स्थापित करना है। इन कार्यों से निश्चित रूप से देश का गौरव भी बढ़ेगा। देश का गौरव बढ़ेगा तो स्वतः ही हमारा गौरव भी बढ़ेगा। मित्रों, एक बात और जो कि बार बार कचोटती है, वह एक राष्ट्र एक राष्ट्रभाषा। मुझे लगता है कि मित्रों इस बात पर भी जो है विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वो केवल जो है कागजों में या केवल जो है वो लिखे तक ही सीमित ना रहे। अभी तो वह कहीं ना कहीं उसकी जो है अब स्थापना का समय आ गया है। राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रभाषा की भी नितांत आवश्यकता है। उसमें भी हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, जिससे पूरे देशवासियों को एक सूत्र में पिरोया जा सके। अतः इसके लिए हिंदी को महत्व प्रदान किया जाए। हाँ, यह सही है कि सभी प्रांत निज भाषा सिद्धि के लिए सहायक हैं, किंतु राजभाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित किया जाना चाहिए। अतः राष्ट्रभाषा की दृष्टि से भी हमें आत्मनिर्भर बनने की ओर उन्मुख होना होगा। यदि हमारी एक राष्ट्रभाषा हो तो राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में सहायता मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है, यदि हम अनेक भाषाएं हमारे पास है, ये हमारी और एक उपलब्धि है और उनका भी सम्मान होना ही चाहिए। मित्रों, अंत में मैं अपनी बात पूर्ण करते हुए वर्तमान परिस्थितियों परिदृश्य में भारतीय संस्कृति, ज्ञान परंपरा का प्रचार प्रसार मानवीय कल्याण एवं उत्थान के निमित्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार भारत के आत्मनिर्भर अभियान में, निर्माण में, उत्पादन में, शिक्षा में, सूचना तकनीक में संपूर्ण भूमंडल के कल्याण का भाव हो, जियो और जीने दो तथा सबके सुखी होने का ध्येय वाक्य समाहित हो, तो फिर हमारे द्वारा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में किए गए प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कामायनीकार जयशंकर प्रसाद के शब्दों में कहना चाहूंगा, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आज के इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ प्रोफेसर जगदेव शर्मा जी का, जिन्होंने अपने मूल्य व्याख्यान से हमारा मार्गदर्शन किया। अब मैं आज के कार्यक्रम के हमारे ब्रह्मा और आज के हमारे कार्यक्रम में सानिध्य जो हमें प्रदान कर रहे हैं, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर रामशरण गौर जी। डॉक्टर रामशरण गौर जी अनेक महत्वपूर्ण संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं। आप सांस्कृतिक गौरव संस्थान से तो जुड़े ही हुए हैं, आप सूर्य संस्थान से भी जुड़े हुए हैं, आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संस्थापक सदस्यों में से हैं और मैं खुद डॉक्टर रामशरण गौर जी के सानिध्य में 1991 से साहित्य परिषद का कार्य देख रहा हूँ। इतना लंबा कालखंड में मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिला और संभवतः हम में से अनेक लोगों को जो हम साहित्यकार हैं, मैं तो साहित्यकार अपने को आपको नहीं मानता,
लेकिन आप जितने वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आप सबको सानिध्य मिला है डॉक्टर रामशरण गौड़ जी का। आज के महत्वपूर्ण विषय पे मैं बहुत ही श्रद्धा आदर के साथ डॉक्टर रामशरण गौड़ जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। आज की इस गोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा जी तथा सांस्कृतिक गौरव के परामर्शदाता डॉक्टर महेश चंद्र गुप्त जी, आज के हमारे वक्ता जगदेव कुमार शर्मा जी, डॉक्टर वेद प्रकाश भी हैं हमारे मध्य में, और अन्य जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, सबको मेरी ओर से नमस्कार। आज का विषय अपने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति आत्मनिर्भरता की ओर। संस्कृति क्या है, इसे जानना बड़ा आवश्यक है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर है। सभ्यता बाहरी वस्तु है, लेकिन संस्कृति जो हमारी अंदर की वस्तु है, जो मनुष्य का उत्कर्ष करती है। संस्कृति को लेकर के विद्वानों ने इनके 3 पक्षों पर विचार किया है। सबसे पहला है साधन पक्ष, जो हमारी बाहरी लोक नृत्य, लोक नाटक, लोक गीत और हमारे पुरातत्व के जितने भी विषय हैं, लोक कलाएं हैं, चाहे कुम्हार का काम हो, चाहे हमारे बुनने का काम हो, ये उससे तात्पर्य है। दूसरा है संस्कृति का जो आंतरिक पक्ष है, मूल्य चेतना, जो हमें मूल्य देती है। जैसे हमारे लोक नृत्य वगैरह, या कहना चाहिए दूसरे हमारे नाटक हैं, वो हमें एक संदेश भी देते हैं, विभिन्न संदेश देते हैं, सामाजिक संदेश देते हैं। उसमें हमारे मूल्य निहित होते हैं, जो हमारे दक्षिण पंथी, क्योंकि लेखक और साहित्यकार भी, जैसा कि आपको पता है, 2 विभागों में बटे हुए हैं, 2 क्या 3 विभागों में बटे हुए हैं। पहला है हमारा भारतीय संस्कृति का, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बाह्य पक्ष को की दृष्टि से भी मजबूत है और आंतरिक पक्ष की दृष्टि से भी मजबूत रही है। आज नहीं, इस दृष्टि से ही आत्मनिर्भरता की ओर विषय को रखना पड़ा है। एक है हमारी अपनी संस्कृति है, एक है पश्चिम की संस्कृति, जिसको जो सभ्यता की श्रेणी पर चढ़ करके आगे आई है, जिसमें व्यक्तिवाद विशेष रूप से है। व्यक्तिवाद को, भोगवाद को, विलासता को जिसने जन्म दिया। तीसरी संस्कृति है कम्युनिस्ट संस्कृति, साम्यवादी संस्कृति, जिसने हमारे को हम काम और अर्थ पर, मार्क्सवाद पर आधारित है। उसमें 2 ही विषय बात कही गई शुरू में, लेकिन आज मानवता नहीं है। जो भी साम्यवादी देश हैं, चीन को लेकर के आप नॉर्थ कोरिया को देखिए, और भी 2-3 देश उसमें जुड़ गए हैं, वो मानवीयता पर विश्वास नहीं करते। वह अर्थ को का विभाजन शोषण की दृष्टि से, लड़ाई झगड़े की दृष्टि से छीनने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और ऐसे लोगों को जो उनके काम के नहीं होते उनको मार भी देते हैं।
यदि आपने रूस का इतिहास पढ़ा हो तो स्टालिन ने 60 लाख लोगों की हत्या करवा दी थी। चीन के में बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने, दूसरे युवाओं ने, आपको पता होगा टेलीविजन पर भी आता है, उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र स्थापित किया जाए, कुछ छूटें दी जाए, तो उन बच्चों पर गोली चलवा दी थी। तो वो मानवीयता पर विश्वास नहीं करते। हमने कभी ऐसा काम नहीं किया है। पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास को उठाइए, प्राचीन साहित्य को उठाइए। हम कहते तो बहुत हैं कि हमारी बड़ी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है। इसका तीसरा पक्ष है लोक व्यवहार। हम लोक व्यवहार में अपनी संस्कृति के जो हमारे दो पक्ष हैं उनको हम कितना अपना रहे हैं, उनका कितना व्यवहार कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है इस बात का आज के समय में। आज सुबह जब मन की बात में मोदी जी कह रहे थे तो उन्होंने कहानी का वर्गीकरण किया। कह नानी कहानी। अब कितने लोगों को कहानियों नानियों से मतलब रह गया है, कितने लोगों को दादा दादियों से मतलब रह गया है, कितनों को ताऊ ताई से मतलब रह गया है, कितने को चाचा चाची से मतलब रह गया है। यह जो है हमारी जो परिवार संगठन था, परिवार संगठन टूटता जा रहा है। इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम केवल आकाश पुष्प बनाने में नहीं रहें। जो प्रभाव पड़ रहा है पश्चिम का, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे यहाँ संवाद होते थे और भारतीय संस्कृति के संबंध में महामना भारत रत्न मालवीय जी ने 2 पंक्तियां कही थी। ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा सुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रथ पर्व महोत्सव। अब आप दृष्टि जा रही है। जगदेव शर्मा जी ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे थे। मैं भी ग्राम से जुड़ा हुआ हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में आता जाता रहता हूँ। इतनी तो हमारी सभा कार्य रह गया है। पंचायतें हैं जो गरीब लोगों का पैसा लूट करके ले जाती हैं। ये टीवी पर भी आ रहा है, अखबारों में भी आ रहा है। जो सरकार अभी परसों ही आंगनबाड़ियों के संबंध में आया था कि आंगनबाड़ियों ने कितना भ्रष्टाचार किया है। सारा पैसा प्रधानों के घर, जो जितना भी आता है पैसा, वह सारा का सारा माल प्रधानों के घर में चला जाता है। इसमें दूसरा, मनरेगा में कितना भ्रष्टाचार है। तो भारतीय संस्कृति तो ग्रामे ग्रामे सभा कार्य पर बल देती रही है, लेकिन कैसा सभा कार्य है? जो आज की पंचायतें बनती चली जा रही हैं जिनमें जीवन मूल्य नहीं है, जीवन मूल्यों को खो दिया है, गरीबों की सेवा के भाव को खो दिया है। हमारे यहाँ पर गरीबों का, चाहे किसी भी जाति का हो, ग्राम के जो मुखिया होते थे मिलकर उनको निपटाते थे। वो सभा कार्य बंद हो गया। ग्रामा ग्रामा कथा सुभा, ग्रामे ग्रामे कथा सुभा। हमारे यहाँ पर हर गांव के अंदर प्रवचन करने की वो परंपरा रही थी। बाहर के संत आते थे, वैद्य आते थे। देखो, एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं। चरक हमारी चिकित्सा पद्धति के बहुत बड़े आचार्य रहे हैं। तो एक बार वो अपने आप चरक संहिता पढ़िए,
अपने शिष्य अग्निवेश के साथ किसी गांव में जाकर के ठहरे। गांव की परंपरा ये थी, कोई भी अतिथि आता था तो पहले ही कह देते थे इनको तो आज मैं ठहराऊंगा, खाने पीने सोने का सारा फिर उनके पास आकर के बैठते, तो आकर के वहां बैठे तो जो पहले अघानी संस्कृति थी, जाड़ा होता था वैसे बैठ जाते थे, गर्मी होती थी किसी बैठक चौपाल पर बैठ जाते थे। तो उनसे गांव के व्यक्ति बोले, आचार्य जी, वैद्य जी, हमारे यहाँ समस्या है कुछ। बोले क्या समस्या है? बोले समस्या ये है कि हमारे यहाँ पर कोई औषधालय नहीं है, आप कोई औषधालय बनवा दो यहाँ किसी। तो उन्होंने अग्निवेश की तरफ देखा और उनसे 10 प्रश्न किए। बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुख्य बात बताता हूँ। उन्होंने पूछा कि आप क्या अपने यहाँ पर अपने बुजुर्गों का, अपनी महिलाओं का सम्मान करते हैं? बोले जी हम करते हैं। बोले आप साथ साथ बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, संवाद करते हैं किसी समस्या के ऊपर? कहाँ ही करते हैं। बोले आप हमारी जो पवित्र नदियां हैं, गंगा नदी है, नर्मदा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, उनमें कभी कभी जाते हो स्नान करने के लिए? बोले हाँ जी बहुत जाते हैं, हमारे यहाँ तो तीर्थ बहुत है। कभी दशहरा आ जाता है, कभी एकादशी आ जाती है, कभी संक्रांति आ जाती है। बोले आप अपने छोटों को स्नेह से बात करते हो, आप में अहंकार तो नहीं है? बोले नहीं जी हम तो सब बिल्कुल जैसे। बोले फिर आपको अस्पताल गया। कारण ये है कि सारी बीमारियां मानसिकता से उत्पन्न होती हैं। अब आप अपनी मानसिकता को ठीक रखिए। तो वो हमारे यहाँ पर जो कथा सभा होती थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। माफ करें, कामों के अंदर पहले 12 1 बजे तक लोग बाहर बैठ करके बात करते थे। आज 7 बजे से अपने घरों में घुस जाते, टीवी के सामने बैठ जाते हैं। जो पहनाव है, क्योंकि जो है संस्कृति का दूसरा नाम है आचार विचार, आपके रीति रिवाज, आपका पहनाव। क्योंकि हर देश का पहनाव उसकी परंपराओं के, उनकी सामाजिकता के आधार पर तय किया गया है, उसी हिसाब से वो पहनते हैं। गांवों के अंदर भी, इसमें रामधारी सिंह दिनकर ने पंक्तियां लिखी हैं, वो मुझे याद नहीं, मैं लेके आता हूँ उनको, कि इतनी जो वस्त्रहीनता आ गई है, बोले ये क्यों आ रही है? तो जो प्राकृतिक दृष्टि से विभाजन किया है पूरे विश्व का, उसको हम नहीं अपना रहे हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ अपने रीति रिवाजों, अपने त्योहारों के बारे में। त्योहारों के प्रति कितनी निष्ठा रह गई है। पहले दीपावली पर, देखिए मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूँ। एक लीलाधर गढ़िया बाबा थे, दूसरी तरफ वो थे लज्जा सिंह एसाई, उनका नाम था, वो थे। गांव बहुत बड़ा है, उस समय ही कम से कम 700 मकान थे, लगभग 5-6 हजार की आबादी। एक उस कोने से निकलता था और उस कोने से निकलता था। 2 बच्चे साथ में होते थे, खील बतासे लेकर के, और बांटते हुए चले जाते थे। वो उधर से बांटते हुए आते थे, वो उधर से बांटते हुए आते थे, और बच्चे जो है उनके पीछे लग करके की बात करते थे सारे के सारे। कितना रह गया है, लोग अपने घरों में ही बैठ करके चाहे मिठाई खा लो
आप जो है खील बतासी की तो बात छोड़ दीजिए आप। खील बतासे तो बहुत कम लोगों में आते हैं। खील बतासे से क्या होता था कि जो हमारे कस्बों में जो छोटे छोटे जो काम करने वाले लोग थे, बतासे बनाने वाले, खील बनाने वाले, जो हमारे क्या भड़ूले जिनको आप बोलते हैं, घाट पर काम करते थे, उनको उनकी आमदनी वो सारे मिठाई पर आ गए। अब मिठाई के बाद में अब मिठाइयाँ लोगों ने खाना बंद कर दी कोरोना की वजह से। तो क्या जो मालवीय जी ने कहा था, और इसके बाद पाठशाला मल्लशाला, पाठशाला, क्या गांव में पाठशाला रह गई या पब्लिक स्कूल आ गए, कन्वेंट स्कूल? अब कहा गया है कि मातृभाषा में शिक्षा हो, लेकिन गांवों में मातृभाषा में शिक्षा नहीं होती, वो अंग्रेजी। बच्चे न अंग्रेजी पढ़ पाते हैं न हिंदी पढ़ पाते हैं। अभी आपने उत्तर प्रदेश लिया, जो उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है, उसमें सबसे अधिक हिंदी में फेल हुए। तो क्योंकि न उनको हिंदी आ रही है न अंग्रेजी आ रही है। जो विषय में अपना जो मातृभाषा की दृष्टि से अपने विषय को बच्चा समझता है, उसे 75% समय लग जाता है अंग्रेजी की तैयारी करने में, और 25% तैयारी करने में लग जाता है। क्लास से प्रारंभ होती थी, हमने भी पढ़ी है और बराबर आगे तक चलती रहती थी। अभी हो रही थी, हम लौट के आ रहे हैं संस्कृत के ऊपर। हमारे यहाँ पर संस्कृत 5वीं कक्षा से प्रारंभ हो जाती थी, अनिवार्य थी, और सुंदर लग रही थी। तो 12वीं करता था, हिंदी अनिवार्य थी, एक पेपर उसमें संस्कृत में आता था। यदि हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट लेता था तो उसे संस्कृत पढ़नी पड़ती। संस्कृत में करता था तो वो हिंदी का एक पेपर था, और ये हिंदी में करता है तो संस्कृत का पेपर था, एक भारतीय भाषा का पेपर था। चाहे आप बंगाल हो, मराठी, क्योंकि जब हम देखते हैं तो सांस्कृतिक दृष्टि से सारे के सारे हमारा जो लेखन है, चाहे कहीं पर भी कुछ लिखा जा रहा है, जैसे मराठी में लिखा गया था ययाति। अब ययाति के बारे में आप लोगों को ज्ञान हो तो ययाति एक शुरू में हमारे पूर्व सम्राट माने जाते हैं। तो ययाति के ऊपर एक उन्होंने उपन्यास लिखा था, जिसका पूरे विश्व में हल्ला मच गया था। और क्योंकि जो उनको मतलब जो पुरस्कार मिला था वो भागवत में कथा आती है ययाति की। ययाति ने यदु नामक यादव वंश से प्रारंभ हुआ, उससे ये कहा कि मेरी जो विलासता है, मेरा जो भोग है वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए मुझे अपना आधा यौवन दे। तो अब 4 बेटे थे, चारों बच्चों से मांगा तो एक तैयार हो गया, ठीक है आप दे दीजिए। बुढ़ा हो गया, वो जवान हो गया। आज की आप स्थिति को देखिए, भारत की स्थिति को, विलासिता, भोगवाद, आज 2 ही काम रह गए हैं, अर्थ और काम। आप जो कितना हम अपनी संस्कृति के प्रति, लोग स्कूल नहीं है, स्कूल खत्म हो रहे हैं, केवल धन कमाने के। हमारे यहाँ शिक्षा को धन कमाने का कभी आधार नहीं बनाया गया है, ज्ञान का आधार था, और जितना मिल जाता था उसी पर संतोष करते थे।
गांधी जी ने कहा है संतोष ही शांति का पाठ है, और जहाँ असंतोष होगा वहाँ शांति भंग होगी। और संतोष के कारण ही जो आज भोगवाद अर्थवाद बढ़ा है, सारे के सारे एटम बम बनाने में देश लगे हुए हैं, चाहे लोगों को घर में मिले। आप नॉर्थ कोरिया, तुम्हें हाउस बनाने के लिए कितने, नॉर्थ, खत्म करूं, नॉर्थ, हेलो, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है। खत्म करूं क्या? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। तो नॉर्थ कोरिया को आप देखिए, डॉक्टर साहब आवाज आ रही है। भुखमरी पड़ रही है, लेकिन रोज ये एटम वो एटम ये। अच्छा, प्रति पर्व महोत्सव, उन्होंने प्रति पर्व जो हमारे पर्व आते हैं हम मिलजुल देते, उसमें क्या है, उसमें मूल्य छिपा हुआ है सरकार का, समष्टि चेतना का, मिलजुल करके काम करिए। हमारे जब कोई पर्व होते थे, त्योहार होता था, तो हमारे यहाँ से युवा बच्चे वो सारे के सारे उसमें भाग लेते थे। खाना बनाना है तो उसमें भाग लेना, मैं परोसूंगा, मैं पानी परोसूंगा, मैं सब्जी परोसूंगा। आज कितना रह गया, सब के सब बाहर खड़े रहते हैं और सारा का सारा पैसे का खेल रह गया है, जिसका दबाव जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोगों के पास बहुत अधिक पड़ रहा है। क्योंकि आज जो है सबसे जो हमारे सामने, भारत के सामने समस्या है वो है विवाहों। विवाहों पर इतना इतना खर्चा, नेता जो है करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे और ऊपर से नीचे तक बात आती है, उनको ही वो अपना आदर्श मानते हैं। और जो हमारे सिने तारका हैं और स्टार्स हैं, उनको अपना आदर्श मानते हैं। विवेकानंद को पूछ लो तो उसके बारे में पता नहीं, दयानंद के बारे में पूछ लो उन्हें पता नहीं, राम तीर्थ के बारे में पूछ लो उनको पता नहीं, रामकृष्ण परमहंस के बारे में पूछ लो उनको पता नहीं। डॉक्टर साहब समय है हो रहा है किसी भी, तो हमें, मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि जो लोक व्यवहार का पक्ष है उसे आपको आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। अपने घर से बनाइए, आसपास से बनाइए, फिर समाज में जाइए। केवल बात करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप मैदान में नहीं उतरते हैं, तो आज आवश्यकता यह है, जिनको अपनी भारतीय संस्कृति की चिंता है वो टीवी पर और दूसरी जगह पर बात करते रहते हैं, लेकिन कभी फील्ड में तो जाएं, कभी समाज में तो जाएं, समाज की स्थिति तो देखें। केवल एक बात और कहना चाहता हूं, इसके बाद समाप्त करता हूं। देखिए, जितने भी हमारे अपने, तो जितने भी त्योहार थे, पर्व, तो उसको भूलते जा रहे हैं। आप ये बताइए, लोगों को हमारी न तो एकादशी याद है, न अमावस्या, न पूर्णिमा याद है, लेकिन बड़ा दिन याद है। उस दिन खरीद खरीद के वो पेड़ लगाएंगे, घर के बाहर लगा देंगे। इसके बाद उनको नया वर्ष याद है। नया वर्ष देखिए कि नया वर्ष में भारत में क्या स्थिति होती है। उनको जो प्रेम दिवस आता है वो याद है। क्योंकि भोलापन जो आ रहा है समाज में, उसको मर्यादित करने की बहुत आवश्यकता है, और ये काम तब होगा जब हम बाहर निकलेंगे। धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब ने हमारे भारतीय सेना में 1962 से लेकर के 1992 तक आपने अपना अमूल्य योगदान दिया है, और आपके उस कालखंड में काफी कीर्तिमान भी स्थापित हुए हैं आपके माध्यम से। आप मेंबर इंडियन नेशनल कमीशन ऑफ कोऑपरेशन विद यूनेस्को सब कमीशन कल्चर, आप 5 साल से
ये दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सांस्कृतिक गौरव संस्थान के, और ब्रिगेडियर साहब के सबसे बड़ी बात है कि एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होने के बावजूद भी ये एक मिथक टूट जाता है कि जो भारतीय सैन्य अधिकारी है वो शारीरिक सामर्थ्य और बल इससे ही अपना विद्वता, अपना जो प्रतिभा है वो विकसित करता है। मैं आप अपनी पूरी बात रखें, उसके बाद फिर हम धन्यवाद के लिए सुनीता जी को बोलेंगे। धन्यवाद आर्य जी। इतने विद्वानों की गोष्ठी में एक सैनिक को कितना बोलना चाहिए मैं वो जानता हूँ। जहाँ डॉक्टर ही नहीं डबल डॉक्टर हो महेश जी, जो न केवल पीएचडी है, डीलेट है, और सभी विद्वान, अधिकतर विद्वानों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, लेकिन अध्यक्ष होने के दायित्व के साथ हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सी जगह पर अभी प्रकाश पूरा नहीं पड़ा है। इसलिए इतना कुछ होने के बाद, और विशेषकर जितना प्रकाश संस्कृति के बारे में डॉक्टर रामशरण जी ने डाला है, उसके पश्चात भी मैं आपसे कुछ तात्विक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रकार की संगोष्ठी और इतने अद्भुत व्यक्तित्व जो इसमें पार्टिसिपेंट हैं वो बहुत कम मिलते हैं। आज के इस यज्ञ के प्रस्तोता और जिन्होंने प्रस्तावना दी हमें, डॉक्टर महेश चंद जी, उन्होंने ईसा वास्य उपनिषद से बात की। वहां पर उन्होंने बताया हमें कि किस प्रकार ये संसार सारा उसी का स्वरूप है, और तेन तक तेन भुंज था, उसको छोड़कर, उसका त्याग करके ही हम अपना अनुपालन करें, इस बात पर प्रकाश डाला। मैं थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूँ, और एक आमतौर पर जो बात कही जाती है, जो कोट होता है, जिसकी व्याख्याएं होती हैं, वह है हमारा ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। उस पुरुष सूक्त में आज के संदर्भ का और आज के विषय का पूरा विवरण मैं देख रहा हूं, उसके लिए थोड़ा समय लगा। पुरुष सूक्त जो बहुत जानते हैं, जो नहीं जानते, सूक्त होता है मंत्रों का एक समूह, जिसमें एक विषय पर कुछ मंत्र होते हैं। तो इस सूक्त में जहां यूं बताया गया है, जो महेश जी बात कर रहे थे, कि वो अंतर्यामी भी है और बहिर्यामी भी है, उसी का एक पूरा उन्होंने पूरी न केवल व्यष्टि, समष्टि और से सृष्टि, बल्कि समष्टि और सृष्टि से आगे बढ़कर प्रवेष्टि तक का उसमें स्वरूप दिया गया है, और उन्हें एक मानव आकार में समझा है। यदि हम उस मानव आकार को समझ लें तो हम अपनी संस्कृति को भी जान पाएंगे, और उसमें जो आत्मनिर्भरता है उसको भी भली प्रकार से समझ पाए। माननीय मोदी जी ने जब से आत्मनिर्भर की बात की है, तो लगभग सारा फोकस आर्थिक आत्मनिर्भरता पर चला गया है। लेकिन आर्थिक निर्भरता अपने आप में प्राप्त होने पर भी हमने देखा है कि बहुत से राष्ट्रों की वो दुर्गति हुई है, क्योंकि वो अपनी आध्यात्मिक, सामाजिक और सामाजिक, जो महेश जी कह रहे थे, उसकी प्रगति और उन्नति के साथ कदम ब कदम नहीं चलता। इसलिए आर्थिक प्रगति के साथ साथ हमारी संस्कृति के जो बहुत से आयाम हैं,
जिनमें से कईयों पर प्रकाश डाला अभी डॉक्टर गौड़ ने, मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। उस सूक्त के जो अंतिम मंत्र हैं उनमें उन्होंने ये बताया है कि जो ईश्वर को यदि हम इस पूरे जगत को, पूरी सृष्टि को और पूरी से परमेष्ठी को एक शरीर रूप में धारण करें तो उसके 4 भाग हैं। आमतौर पर इसको मिसकोट करते हैं और गलत समझते हैं। एक भाग का नाम उन्होंने ऊपर से शुरू किया और नीचे जाना शुरू किया लगातार। उन्होंने एक भाग रखा वो जिसका उन्होंने नाम ब्राह्मण नाम दे दिया। जैसे ये मेरे सामने बिजली का स्विच है, इसका नेगेटिव किधर है पॉजिटिव किधर है हमने नाम दे दिया, और ना वो पॉजिटिव हो सकता था वो ना नेगेटिव हो सकता, तो उन्होंने उसका नाम दिया ब्राह्मण। उसके बाद वो नीचे आए और उन्होंने बलिष्ठ हाथों को देखा, विश्व के बलिष्ठ हाथों, सारी शक्तियों को, उसका नाम उन्होंने क्षत्रिय दे दिया। फिर तीसरा भाग उन्होंने देखा, ये वाला भाग, उसका नाम वैश्य दे दिया, और फिर उन्होंने नीचे वाला भाग दिया, उसका नाम शूद्र। कोई इसमें बड़प्पन की, छोटेपन की कोई बात नहीं थी। पूरे उस विश्वकर्मा, उस जगत के स्वामी, उसके चरण भी उतने ही महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं जितने उनका सिर है। इसलिए ये जो बाद में विभेद डालकर इसकी व्याख्या की है, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या करता हूँ। मेरा ये मानना है कि ये जो 4 भाग हैं, सबसे ऊपर वाला है मति, नॉलेज साइड, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, इंटेलेक्चुअल ज्ञान, ये मति है। दूसरा जो भाग है वो शक्ति है। तीसरा भाग जो स्थिति है, स्टेबिलिटी। ये जितना भी हमारा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो इस शक्ति को और इस स्थिति को चलाने के लिए जिन जिन साधनों संसाधनों की आवश्यकता है, उसको बनाने, उसकी पूर्ति करने, उसको भेजने की जिम्मेवारी इनकी है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप ये देखें तो इस प्रकार से भाग करने के लिए जानता ये है, मति है, प्लानिंग करता है, ऑर्डर्स इश्यू करता है, योजनाएं बनाता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसने करना है, इसके आदेश देता, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, केवल संदेश भेज सकता है। एक्शन, जिसके बारे में अभी रामशरण जी कह रहे थे, आखिर में बात तो ये है कि हम जाके करें क्या, एक्शन इसके हाथ में नहीं है। ये केवल ज्ञान भंडार है, प्लान करेगा, आदेश देगा, सब बताएगा। दूसरा भाग है हमारा शक्ति। वो शक्ति, वो ऊर्जा है जो पूरे शरीर के को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, सेवा करती है। कहीं भी थोड़ी सी खुजली भी हो जाए तुरंत हाथ पहुंचते हैं, चोट आने का डर हो तो पहले हाथ उसके ऊपर हो जाता है। इसलिए उसको हम शक्ति मान के चले। जो आज कही है आपकी आर्म्ड फोर्सेस है, प्रोटेक्शन वाले हैं, दूसरे जो लोग जितने भी हैं, व्यक्ति की, समाज की और पूरे राष्ट्र की सुरक्षा में जो लगे हुए हैं। और तीसरा है ये हमारा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जो वैश्य हैं। इस शरीर के किस भाग को, आपके हृदय को क्या चाहिए, कितना चाहिए, आपकी किडनी को क्या चाहिए, कितना चाहिए, प्लाज्मा ने लेकर कैसे वहां पहुंचना है। अगर प्लाज्मा में प्लेटलेट्स इतने होंगे तो रक्त जम जाएगा, इससे कम होंगे तो उसका बहाव नहीं रुकेगा। इसलिए ब्लड आपका ऐसा बना रहे, जब तक ऐसा ब्लड बना रहेगा फिर भी काम करेगा, हाथ भी काम करेगा। तो ये तीसरा जो है हमारा स्थिति है, ये एग्रो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। और चौथा जो है वो इन
तीनों का भार उठाने वाला, और जो ये कहते हैं वो गति है। आप सिर या हाथ, सिर और पेट तो हिल ही नहीं सकते, हाथ थोड़े बहुत उनकी एक परिधि है, लेकिन अगर एडवांसमेंट होनी है, अगर उन्नति करनी है, अगर आगे बढ़ना है, अगर आपने एवरेस्ट पे चढ़ना है या आपने समुद्र में तैरना है, तो वो आपकी गति आपके पैर ही देने होगी। इसलिए अगर हम एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करना चाहते तो समाज के इन चारों अंगों को साथ साथ लेकर चलना होगा, और उनकी अपनी अपनी जो शक्तियां हैं और उनके अपने अपने जो सिद्धियां हैं और जो उनके लक्ष्य हैं और जो उनकी आवश्यकताएं हैं, वो सब पूर्ण करनी होंगी, तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। ये पुरुष सूक्त से निर्भरता और संस्कृति का एक ताल्लुक। कई बार बहुत व्याख्याएं हुई संस्कृति के बारे में और बहुत चर्चाएं हुई, क्योंकि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपके इंटरनेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन दी यूनेस्को, उसके सब कमीशन संस्कृति से जुड़ा हूं। संस्कृति कितनी व्यापक है, वो एक भाषण या एक लेक्चर या एक भाग या एक वेब गोष्ठी से बहुत बाहर की चीज है। कुछ आयाम गौर साहब ने गिनवाए हैं, बहुत से आयाम है इसके। मैं एक छोटा आपको जो छोटे से छोटा आयाम है, जो हमारी ललित कलाएं हैं, उनकी बात करके दिखाता हूँ। कितने 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 उसमें शीर्ष हैं और कितने वर्टिकल्स उसमें आ जाते हैं, जिनके बारे में हमने सोचना है। अब वो देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक है, कितने प्रकार का म्यूजिक, कितने। मैंने आर्मी बैंड में चीफ इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, जहाँ पूरी सेना का आर्मी बैंड ट्रेन होता है, तो पूरी कितने प्रकार का म्यूजिक है, हर जगह का अलग म्यूजिक है। आदिवासियों का अलग है, वनवासियों का अलग है, जंगलवासियों का जो, और पर्वतवासियों का अलग है, हमारा अलग है। और नया म्यूजिक आ रहा है, एक कितना विस्तार है उस म्यूजिक का। उसके बाद डांस है, कितने प्रकार का है, जो पूरे हमारे हृदय से निकलकर और पूरे शरीर की चेतना देता है और व्यक्त करता है उसको शारीरिक भाव से। कितने प्रकार का है, कम से कम 100-200 प्रकार के तो मैं ही देख चुका हूँ, और शायद मैं न्यूटन की तरह से आई एम ओनली काउंटिंग पेबल्स ऑन द सी शोर। फिर गायन है, एक गायक कल हमने गंवाए हैं, 14 भाषाओं में वो अकेले गा लेते। इतने और गायक हैं, कितने हैं और किस प्रकार के गायक, कितने गायन है। ये हमारी संस्कृति का अंग है। हमारे भाव में एक उसका जो एक वर्टिकल है परफॉर्मिंग आर्ट्स का, उसकी बात कर रहा हूँ। फिर इमेजेस है, मूर्ति कला, क्या से क्या बना रखा है। आप चाहे किसी मंदिर को देखिए, दक्षिण के देखिए या हमारे पूर्वोत्तर के मंदिरों को देखिए, देखना ही बनता है कि मूर्ति कला में हमारी कितनी समृद्धि हुई है। म्यूरल्स हैं, जिनको हम बहुत बड़ा समझते हैं, भित्ति चित्र। आप देख लेते हैं भित्त पर बना हुआ कोई चीज, हमारे तो कितनी लड़कियां संजा माई बनाती थी दीवार पे, उनके चंद्रमा और ये वो बना के, और उनका पूजन होता था। मिनिएचर्स हैं। आर्कियोलॉजी अपने आप में कितनी विस्तृत है, लाइब्रेरी की कितनी पुस्तकें हैं। मैं लेखन पे नहीं जा रहा हूँ, कैलीग्राफी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं वस्त्रों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं भोजनों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं हथियारों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं वाहनों पे नहीं जा रहा हूँ। हमारी संस्कृति के जो इतने इतने वो हैं अंग और प्रत्यांग, उन सब की विवेचना इस प्रकार सोचनी चाहिए कि एक बहुत विस्तृत बात है।
और इन सब का विस्तार ही हमारे सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता, जिसमें संस्कृति में, जिसमें ये इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी भी शामिल है। इसलिए हमारी संस्कृति में उन्होंने क्या देखा? उन्होंने हमें 3 माताएं दी, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, और इन चारों से वो चलने वाले। और ये तीनों अलग अलग नहीं है। जैसे हम आरती में कहते हैं ना, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एक था, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी तरह से सांस्कृतिक आधार पर तीनों ही माताएं, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी, तीनों साथ साथ ही रहती हैं। जब तक लक्ष्मी नहीं होती, उनकी आरती करते हैं ना हम, कि आपके बिना तो यज्ञ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं चलता। इसलिए अलग से नहीं देख सकते हम। इकोनॉमिक आधार बहुत जरूरी है। और दुर्गा तो है ही, जिसके 10 कंधे हैं, सभी हथियार उनके पास है। कोई अस्त्र, कोई ऐसा शस्त्र अस्त्र नहीं बना जो उनके पास ना हो। और वो भी सिंह के ऊपर चढ़कर। सिंह के नीचे चलना बहुत कष्टदायक है, सिंह के ऊपर बने रहना तो और भी कष्टदायक है। इसलिए वो जो पूरी प्रोटेक्शन या जो पूरा बल है, जो सामर्थ्य है हमारी संस्कृति की, वो उसकी आधारशिला है। और सरस्वती तो है, वो तो ज्ञान विद्या जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो तो उसका आधार है। हम कब से कहते आए हैं, किन किनन साध्येति कल्पलतैव विद्या। कोई है ऐसा काम जो कल्पलता की तरह से, जो विद्या से प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अगर हम आत्मनिर्भरता का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, लक्ष्मी बहुत उत्तम है, जरूर चाहिए। और एक तो है ना वो जो अभी तो लक्ष्मी, वो कभी बहुत पुराने भी, हाँ मैं समय देख रहा हूँ। इसलिए इन तीनों का समन्वय ही, इन चारों अंगों का विस्तार ही हमें पूर्ण आत्मनिर्भरता दे सकता है। आर्य जी, एक ऐसा और मेरा आपसे निवेदन है कि आज का युग डेटा बेस्ड डिजिटल संसार है। आज शायद पुस्तक कोई पढ़ने नहीं जाएगा जब तक वो डिजिटल नहीं हो जाएगी। आज ज्ञान को नहीं लेने जाएगा। उसका भी कारण मैं बताऊंगा अंत में। आज जो कार्य की आवश्यकता है आपके माध्यम से, या महेश जी बैठे हैं, वो तो हमारे सर्वे सर्वा है सांस्कृतिक गौरव संस्थान के, उनके माध्यम से एक ऐसी योजना बने कि कुछ हम आंकड़े इकट्ठे कर सके, जिसके एक्सिस पे, मैं जरा अभी ज्योमेट्री में या आपके ये रिस्म में आ रहा हूँ, उस एक्सिस पे ये चारों हो, आपकी मति भी हो, शक्ति भी हो, स्थिति भी हो, गति भी हो। और जो ऊपरी हमारा जो वाई एक्सिस है, उस पे हमारे समाज के जो अंग हैं, जो इस समय जो उनकी स्थिति है, कितने वो आए, और ये जो वर्टिकल्स हैं ये खड़े हों, और हमें पता लगे कि हम कहाँ खड़े हैं अपनी संस्कृति के पूर्ण आधार पर। ये आंकड़े जब तक नहीं आएंगे, हम एक पक्ष को लेंगे और कहेंगे हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है, दूसरा पक्ष पीछे रह जाएगा, हम फिर घिसकते रहेंगे। यदि हमने विश्व गुरु बनना है और बनना है, तो उसके लिए ये एक सांस्कृतिक आधार, ज्ञान आधार, शक्ति आधार, हमारा जो एग्रो इंडस्ट्रियल एरिया है वो आधार, और हमारी आगे बढ़ने की शक्ति, इन चारों को साथ लेकर चलना।
हम अभी बहुत पीछे। कुछ इशारे गौर साहब ने किए, कुछ मैं करता हूँ। वो कुछ नाम लेने लगे थे कि उनके बारे में कौन जानता है। आज की पीढ़ी, आपकी भी पीढ़ी है, मेरे आगे तो आप भी बच्चों के समान है। जो सामने बैठी दिखाई दे रही है, क्या रोहतगी जी जो सामने दिखाई दे रही है, वो आज की पीढ़ी और एक पीढ़ी ऊपर, उनके आकर्षण का केंद्र क्या है? सिनेमा। वो हीरो है, हीरोज है, उनके नाम गिना लीजिए, उनकी चर्चा करा लीजिए। आज तो खैर अखबारों में बहुत चर्चा हो रही है, टीवी पे भी बहुत आ रहा है, वो अब तो मुझे भी पता लगने लगा उनके बारे में। तो आज उनके हीरोज वो हैं या क्रिकेटर है? एक आदमी गेंद फेंक रहा है, 11 आदमी 10 आदमी लेने के लिए खड़े हुए, बाकी तालियां बजा रहे, हीरो बज रहे हैं, वहां पर जो खाया पी हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि क्रिकेट बुरी है या पिक्चर बुरी है, लेकिन क्या वो हीरो हैं? क्या वो सब उनमें हीरो है? और तीसरे हमारे हीरो हैं जो आज राजनीतिक है। इन तीन में ही बनना चाहती है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी। वो या क्रिकेटर खेल में, या वो आपकी बॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉलीवुड, जॉलीवुड, और अब तो लॉलीवुड आ रही है, और थोड़ी सी दिन में शायद हमारी नोएडा वुड भी आने वाली। तो वो इसमें है। अगर आप संदेश भेजना चाहते हैं, जो हमारा अभियान चल रहा है इस समय आत्मनिर्भरता का, उसमें प्रमुख भूमिका इस वक्त माँ लक्ष्मी की है, उसकी कृपाओं की है। किस प्रकार हम अपने जीवन का स्तर ऊपर कर सकें, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनका पूर्ण कर सकें। लेकिन ये होगा जब साथ में माँ सरस्वती और माँ दुर्गा का प्रसाद भी मिलेगा। इसलिए ये संदेश मैं, जितने भी वक्ता हैं उन सब में शायद इस विषय पर बोलने का सबसे कम सक्षम आदमी होगा, लेकिन इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा, सघन चर्चा मती के लेवल पे पहले होनी चाहिए, स्थिति के लेवल पर उसके बाद कर लेते हैं। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह से रिसोर्सेस बाद में उत्पन्न होने चाहिए, पहले प्लान तो हो, कोई दृष्टि हो, कोई दिशा हो, कोई मार्गदर्शन हो। तो आपके माध्यम से मैं बहुत ही सौभाग्य मानता हूँ अपना कि इतने उत्तम वक्ताओं के, अगर आप इनके सिर पर आपने समय का अंकुश नहीं लगाया होता तो इनमें से सब बहुत बहुत और उत्तम बात कहने वाले थे। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। और ब्रिगेडियर साहब तो मैंने लिखा कि कलम के भी सिपाही हैं, बंदूक के तो वो सिपाही हैं ही। अद्भुत कार्यक्रम, विशेष रूप से भाई प्रवीण जी को भी बधाई, आज के हमारे सारे वक्ताओं का विशेष आभार। और जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा, मुझे लगता है इस विषय पर और आगे बड़े कार्यक्रम अधिक समय लेते हुए हम करेंगे, ऐसा मेरा भी आग्रह प्रवीण जी से है। ऐसी योजना बने और ये विषय बहुत दूर तक आएगा। जो मार्गदर्शन आप सभी का आज हम सबको मिला है, उससे हम सब जरूर लाभान्वित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आप सभी का जो शामिल हुए, पैनलिस्ट हमारे शामिल हुए, इसमें दर्शकों को हमने शामिल नहीं किया था, गलती से एक लिंक अपना ग्रुप में चला गया था, तो उसके वजह से हमारे कुछ साहित्यकार मित्र जुड़े, उनका भी हार्दिक स्वागत है। सभी ने अनुशासन बनाए रखा, तो सभी का धन्यवाद करते हुए मैं सुनीता बुग्गा जी से निवेदन करता हूं, कल्याण मंत्र के द्वारा आज के कार्यक्रम का संपन्न करें। सभी विद्वत जन्म गो आचार्यों को, गुरुओं को नमस्ते हैं। आज की संगोष्ठी में वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, इसका बहुत अच्छा हमें विवरण सुनने को मिला। और आज की संस्कृति वैश्वीकरण से प्रभावित है,
जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताए, गौड़ साहब ने, सभी के वक्तव्य में कुछ ना कुछ था इसका अंश। धर्म अर्थ काम मोक्ष में चारों में से आज की संस्कृति जो है वो अर्थ और काम पर ज्यादा केंद्रित हो गई है, और जिसमें धर्म का लोप हो रहा है, तो उसका हमें प्रयास करना है। और बहुत सुंदर उद्बोधन के लिए सभी वक्ताओं का, आचार्यों का धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम देव शांति अंतरिक्षं, शांति पृथ्वी, शांतिरापा, शांतिरोषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वं, शांति शांतिरेव, शांति सामा, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते।